Welcome to Intellectual Indians, India's intellectual interviews. I'm your host, Sankalp Maheshwari. Let's embark the journey of knowledge, inspiration and transformation. आज के जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, वो एक सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ एक शिक्षाविद भी हैं। लोग उन्हें ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, एजुकेशन का, सोशल सर्विसेज का, और उनसे चर्चा करके अब बहुत सारी चीजें मुझे अनकवर करनी है। सो लेट्स हैव आवर गेस्ट श्री संतोष जी टैगोर, सीईओ जिला पंचायत शाजापुर। सर, वेरी वार्म वेलकम टू इंटेलेक्चुअल इंडियंस। मैं इतना खुश हूं आपको यहाँ देख के कि आपका जो बिजी स्केड्यूल रहता है उसमें से आपने जो टाइम निकाला है उसके लिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं अगर हिंदी में वर्ड बोलूं तो, और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि ये बिजी स्केड्यूल मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया है। धीरे धीरे जब हमारी स्टोरी अनकवर होगी आपको पता चलेगा कि सर का स्केड्यूल कैसा रहता है। तो सर, मैं कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं और आप मुझे बताइएगा फैक्ट्स के बाद कि सही है क्या ये। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट 92% पॉपुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट की रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करती है। इवन मेल लिटरेसी रेट 42% है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में सबसे कम है। इवन फीमेल लिटरेसी रेट इट इज अराउंड 30.3%, जो कि अगेन इट इज लोएस्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ओवरऑल अगर मैं उस डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वो डिस्ट्रिक्ट मेल लिटरेसी रेट में, फीमेल लिटरेसी रेट में, इवन ओवरऑल लिटरेसी रेट में इट इज द लोएस्ट। और अनुसूचित जनजाति, अगर मैं ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूं तो ट्राइबल कम्युनिटी का 89% पॉपुलेशन स्टेट की अगर देखें तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की 89% पॉपुलेशन वहां रिसाइड करती है। एंड दैट डिस्ट्रिक्ट इज अलीराजपुर। इज इट ट्रू? यस, करेक्ट। अलीराजपुर के बारे में ऐसा बताना चाहूँगा कि ये पूरे इंडिया में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट का डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया में सबसे लोएस्ट है, और इसीलिए मैं बेसिकली वहाँ पर काम भी कर रहा हूँ। तो सर, मुझे थोड़ा अलीराजपुर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे कि अलीराजपुर क्या, किस चीज़ के लिए वो फेमस है अलीराजपुर? आपकी चूंकि शिक्षा मेरे को लगता है वहाँ हुई है, प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन इवन, तो अलीराजपुर में ऐसा क्या है कि जो वो फेमस भी है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी है ये, और क्या कम्युनिटी को ये बिलोंग करता है? अलीराजपुर का जैसा कॉम्बिनेशन देखें तो सबसे पहले ये झाबुआ से कटकर अलीराजपुर एक डिस्ट्रिक्ट बना है। ओके। और अलीराजपुर बेसिकली कट्ठीवाड़ा का जो नूरजहां आम है जी, वो आम का साइज ही 4.5 केजी के आसपास होता है। ओके। उस आम के लिए पूरे इंडिया में फेमस है अलीराजपुर जिला, नूरजहां आम। ओके। और दूसरा वहाँ का जो पारंपरिक भगोरिया पर्व जो होता है दीपावली, होली के पहले होता है। जी जी। तो होली के पर्व से पहले वालपुर एक स्थान है, वहाँ पर शुक्रवार को मेला लगता है जी। और उस मेले में जो वहाँ के जितने भी जनजातीय बंधु हैं वो अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ में, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में वहाँ पर मेले में आते हैं। अपना नाचने का वहाँ बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि हर त्योहार और हर सीजन के हिसाब से वहाँ पर वाद्य यंत्र उनके डिसाइडेड हैं। ओके। तो उसमें वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में नाचते हैं, गाते हैं, और होली के लिए जो त्यौहार पे उनको जो सामग्री परचेस करनी होती है, सामग्री परचेस करके अपने घरों की तरफ लौट आते हैं। तो संतोष सर, मैं अलीराजपुर का जैसे मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी, जो मैंने डेटा आपके सामने प्रोड्यूस किया, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। वो अगर मैं भूमिका देखूं कि इतना कम लिटरेसी रेट पूरे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में अगर देखें, सबसे कम लिटरेसी रेट, और अगर मैं आपको एक साइड देखता हूं कि आपकी शिक्षा दीक्षा वहां हुई है, और क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था आपका? स्कूल लाइफ आपकी कैसी रही और कैसे आपका इंस्पिरेशन ऐसा था कि आप आज इस लेवल पे हैं? सीधी सी बात यह है कि सबसे पहला इंस्पिरेशन तो पेरेंट्स ही रहे हैं। राइट। पापा मम्मी दोनों ही टीचर रहे हैं स्कूल में। अच्छा। और जो गांव हमारा है वो उस क्षेत्र का सबसे अच्छा गांव कहलाता है। हम लोगों के गांव की जो कल्पना है, गांव बेसिकली फलियों में डिसाइडेड है, डिवाइडेड रहते हैं। अच्छा। एक गांव सिर्फ सिंगल बंच में नहीं होता है, तो वैसे ही 12 से 13 फलिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप्स बने रहते हैं। उस ग्रुप्स में से एक पर्टिकुलर प्लेस का फलिया हमारा है, वो बाजार फलिया कहलाता है। अच्छा, ओके। और उस क्षेत्र में उस स्कूल का बड़ा महत्व रहा है। जी। पहला, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले रोड कनेक्टिविटी काफी पुअर हुआ करती थी। बिल्कुल। तो जो टीचर्स वगैरह जो भी वहाँ थे वो वहीं रहते थे। अच्छा, स्कूल वहीं उसी गांव में ही रहते थे। अच्छा, गांव में रहते थे। तो लोग, वो गांव इतना अच्छा एस्टैब्लिश है कि उस गांव में कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है
कि वहाँ पर 3 व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जी 3 बोहरा कम्युनिटी के लोग हैं, एक सुनार समाज से हैं, 3 पंडित समाज से लोग हैं, जी और इस तरीके से ही सबका कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि पूरा गांव अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। पुलिस चौकी वहाँ पर है, जी। बैंक वहाँ थी, और चारों तरफ से रोड से कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट था उस समय, क्योंकि पुल पुलियाँ नहीं थी, तो लोग वहीं रहते थे। तो क्या कन्वेंशनल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो लिटरेसी रेट कम है, पर अगर बात करूं यहाँ पर स्किल बेस्ड एजुकेशन की, तो क्या वो ऊपर एक्सेल करता है? वहाँ 2 बातों की प्रॉब्लम्स वहाँ मुझे जो परिलक्षित हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, जी उसमें जो लोगों ने पढ़ाई की है, क्योंकि ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जी वहाँ भील, भिला, पटिया, बारेला का कॉम्बिनेशन है, ओके और वो चारों ट्राइब्स की कम्युनिटी है। जी तो एजुकेशन वाइज अगर हम देखते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर पटलियों का एजुकेशन लेवल अच्छा है, पर वो संख्या में कम है। ओके देन भील पे आते हैं, तो भील का पॉपुलेशन ज़्यादा है, एजुकेशन रेट कम है। देन भिलाला, वो 70-30 के बीच में है। जी और देन बारेला, बारेला भी लगभग 30-70 के रेशो में वहाँ पर पॉपुलेशन है, जिसमें 30% उनकी एजुकेशन है, जी और 70 या 30% जिसको कॉम्बिनेशन रहता है, उसमें वो लोग मजदूरी पर अपना जीवन यापन करते हैं। ओके, मतलब स्किल बेस्ड ज्यादा है स्किल वो बेस्ड ज़्यादा है। लोग, राइट? तो धीरे धीरे वहाँ पर चूंकि पहले चोरी होती थी, बाकी सब चीज़ें होती, तो 1990s के बाद से, जी और ऐसा कहें कि सरदार सरोवर का जो 2003 के डैम जो आसपास जो कंस्ट्रक्शन, बन रहा है, उसके बाद से वहाँ के लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट हुआ है। ओके और माइग्रेशन वो डाउन लाइन में जाते हैं, गुजरात में। अच्छा पहला पॉइंट ये रहा। दूसरे पॉइंट में ये रहा कि जब गुजरात मजदूरी करने जाते हैं, तो मजदूरी करके लौट के आते हैं, तो वहाँ से वो मेहनत करके वहाँ मेहनत करते हैं, और वहाँ से पैसा कमा के लाकर यहाँ पर अपने मकानों में अच्छे से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन कम्युनिटी के जो ऑफिसर्स बने हैं या कर्मचारी बने हैं, तो उनको देखकर भी उनको इंस्पिरेशन लगता है कि एक व्यक्ति यहाँ से निकला, तो क्यों नहीं मैं मेरे बेटी या बेटे को पढ़ाने का प्रयास करूँ। राइट नेचुरल बात है, अभी भी वो बैकवर्ड लिंकेजेस की हम बात करें, जी तो वो लिंकेजेस अभी प्रॉपर नहीं है, पर धीरे धीरे लिंकेजेस बनते जा रहे बनते हैं। जा रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन के लेवल की हम बात करें, बाकी अन्य चीज़ों की बात करें, तो धीरे धीरे हो सकता है अगला आने वाला सेंसस है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट परिलक्षित होने की संभावना रहेगी। ये सर सेंसस को लेट क्यों हो गया? मतलब 2011 के बाद क्या कोविड, मुझे लगता है एक वन ऑफ द फैक्टर रहा होगा कोविड कोविड का, भी है, और शासन की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। राइट? तो शासन स्तर के विषय हैं, चूंकि इन विषयों को अपना क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे संपर्क में स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सेंसस 2011 के डेटा के बाद अब तक हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम लोग कैसे फैक्ट्स प्रोड्यूस करें? तो मैं यही फैक्ट बोलता हूँ उनको कि शायद शासन की कुछ चीज़ें हैं जो कि अब धीरे धीरे अनकवर होंगी और आएंगी चीज़ें वो तो जो, शासन का अपना अपना गाइडेंस है, उस Right. आधार पर सरकार का अपना अपना इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन करके उनके सभी पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो शासन स्तर का विषय है, तो सूचित क्या कहे। राइट राइट। तो आपकी जो एजुकेशन की बात करूं, आपने बीएससी किया है बायोलॉजी में, जी। आपके सब्जेक्ट्स रहे बॉटनी, जूलॉजी, Chemistry, केमिस्ट्री, फिर आपने एमबीए भी किया है और आपने पीजीडीसीए भी किया हुआ एसेट से, तो और फिर आप सिविल सर्विसेज, तो क्या सिविल सर्विसेज जब आपने क्रैक किया था 2006 में आई थिंक, यस। तो उसके पहले आप क्या कहीं पे प्राइवेट जॉब में थे या डायरेक्टली आपने प्रिपरेशन करी? कैसे आप मतलब सिविल सर्विसेज की लाइन में आए? देखिए, मेरी लाइफ का अपना एक स्पान है। जी बेसिकली किसी रास्ते पे आप चलते हैं, तो आपको कौन कब किस तरीके से मार्ग दिखा दे, जी प्रशस्त कर दे, उसी लाइन पे मैं चलता रहा। चूंकि जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से मैं निकल के अलीराजपुर से इंदौर पहुंचा था इन द ईयर 2000, जी पहुंचने के बाद एमएससी बॉटनी में एडमिशन हुआ। ओके और वहाँ जैसे कुछ जो साथी थे वो प्रोफेशनल कोर्स उस समय कर रहे थे, कुछ लोग एमसीए का बड़ा क्रेज था उस समय, उस टाइम ज्यादा और कुछ लोग एमबीए कर रहे थे। तो फॉर्चुनेटली उसी साल एमबीए ई कॉमर्स जो प्रोग्राम था, ये लॉन्च हुआ। ओके तो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार पार्टनर, ये आप जो एमएससी बॉटनी कर रहे हो, तो इससे आपके करियर पाथ कहाँ तक पहुँचोगे। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसा समझे कि उस चीज़ों को समझ में आया मुझे, क्योंकि वो सिर्फ एजुकेशन की एक पर्टिकुलर गाइडेंस को लाइन को ही ओपन करने की प्रोबेबिलिटी दिख रही थी। राइट देन मैंने फॉर्म अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया। ओके, और आईएमएस में आने के बाद नो डाउट प्रोफेशनल कोर्सेज का अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि जो हम 120 की बैच थी, उसमें बिहार भी था, झारखंड भी था, यूपी भी था, राजस्थान भी था, अच्छा। गुजरात के भी कुछ स्टूडेंट्स थे, और मध्य प्रदेश के भी स्टूडेंट्स सो थे। दैट इज लाइक मिनी इंडिया मिनी था इंडिया MS। कंसेप्ट रहा। उसमें हिंदी मीडियम के बच्चे भी रहे जिनका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड था, कुछ लोग ऐसे थे जिनका जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी जॉब करने के बाद दे केम इनटू दिस बेसिकली कोर्स, ओके और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका हिंदी मीडियम था, कुछ था इंग्लिश मीडियम। ओके, तो बड़ा ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन का पैकेज था। और उस कोर्स को करने के बाद अपॉर्चुनिटी ये अच्छी रही कि मैंने उस कोर्स के साथ साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क्स का भी काम सीखा। ओके,
इंदौर में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर उनकी शॉप पे मैंने कॉलेज के बाद पार्ट तो टाइम, वो सीसीएन है कुछ हार्डवर्क नेटवर्क? हाँ बेसिकली एक शॉप था। अच्छा, उस शॉप पे मतलब मुझे प्रैक्टिकल एजुकेशन आपने प्रैक्टिकल डायरेक्टली? एजुकेशन मैंने कोशिश ये किया, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं निकल के आया था, राइट, जो प्रोफेशनल कोर्सेज की डिफिकल्टीज जो फील करता था मैं, राइट, एक तो कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा, बिल्कुल। क्योंकि कॉलेजेस में स्टूडेंट को जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली जो बात हम कहें, तो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग फैक्टर है। उस फैक्टर को मैंने भी अपनी लाइफ में फील किया है ओके, कि जब किसी प्रोफेशनल कोर्स में आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकल के इधर पहुंचते हो, राइट, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर ऑल टुगेदर 90% या 100% उल्टा दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ के एटमॉस्फेयर में आपको एडजस्ट करना, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन करना, राइट, कॉलेज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, तो इस प्रकार की एक्टिविटी में चूंकि एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा रहा, जी, तो इसलिए मेरा कम्युनिकेशन सबके साथ थोड़ा थोड़ा एस्टेब्लिश होता रहा, राइट। एंड इन द ईयर 2002 हम डिग्री कंप्लीट कर पाए। तो सर जैसे कि आपने ग्रेजुएशन आपने वहाँ से किया, अलीराजपुर से किया, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर आए एमबीए करने के लिए। तो क्या मन था, मतलब इंदौर क्या सोच के आए थे आपकी? क्या आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, कभी ख्याल था, या आपको प्राइवेट में ही कंटिन्यू करना था? कुछ लग रहा था कि हाँ मैं कुछ कोर्स कर लूंगा तो कुछ प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करूंगा? क्या पहले से विजन क्लियर था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, या था कि कुछ सीखना है? ऑनेस्टली बात करूं, मैं जिस बैकग्राउंड से अलीराजपुर से छोड़ के यहाँ पहुंचा था, जी, मुझे ये मन में भाव था कि मुझे वापस गांव में उसी प्रोफाइल पे नहीं पहुंचना जिस प्रोफाइल से ओके, मैं निकल के आया था। बहुत बढ़िया। और ये सोचा था कि कुछ न कुछ अच्छा जरूर करना है, बट अच्छे में क्या करना था ये नहीं पता था। ओके, जैसा प्रकृति भी अपना एक संतुलन बनाती है कि जैसी हम सोच रखते हैं वैसा किसी न किसी लोगों से मिलवा देती है, ऐसा मुझे, मेरे अनुभव से मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, और सो प्रकृति ट्रू। ने वही काम मेरे साथ भी किया कि मन में सोचते कि कभी हम इंग्लिश में अच्छा काम करेंगे, अच्छा ओके, बोल पाएंगे, कभी कर पाएंगे, तो वो एक संतुलन भी बना। ओके, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाने से एक एक्सपोजर, इतना विस्तृत एक्सपोजर मिला कि जिस एक्सपोजर से लगा कि कुछ न कुछ हम एक अच्छी डिग्री कर रहे हैं। बट फिर भी तब तक ये नहीं पता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में अच्छा जाना है या प्राइवेट में ही जॉब करना है। पर अल्टीमेटली शहर में रहते रहते काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, वो काम इस तरीके से स्टार्ट किया कि जब आप कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में कहीं आपको कंफर्ट नहीं होते, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्ट में मिसिंग होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री। ओके, थ्योरेटिकल डिग्री लेना एक अलग बात है बिल्कुल, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना अलग है। राइट, उसी समय रिसेशन भी था 2002 में, ओके, जो हाँ, कि अमेरिका में जो जिस प्रकार की ट्विन टावर पे घटना हुई थी, राइट, तो सॉफ्टवेयर में लगभग, और ये कोर्स कॉम्बिनेशन था, सॉफ्टवेयर नेटवर्क जिस फील्ड में आप जाना चाहो कॉम्बिनेशन था। जी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम कर लिया जाए कि लाइफ में अगर डिग्री भी कंप्लीट करने के बाद कुछ ना कुछ एक काम अपने हाथ में ऐसा रहे कि कम से कम इन दोनों में सस्टेन कर पाए। ग्रेट। तो इनिशियली ये कंसेप्ट रहा और उस कंसेप्ट में सफल भी रहा। क्योंकि उस टाइम की अगर मैं बात करूं 2002 के आसपास, तो इंजीनियरिंग बहुत, मतलब ये मान के चलें कि जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली बड़ी बात होती थी। पर आपने बायो से बीएससी करने के बाद आपका इंटरेस्ट एमबीए में भी रहा, आपका इंटरेस्ट हार्डवेयर नेटवर्किंग में भी रहा, तो एक तरीके से मल्टीटास्कर आप रहे हैं शुरू से। बिल्कुल। फिर सिविल सर्विसेज में कैसे आ गए? सिविल सर्विसेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही। जी, 2003 में एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जी, और उस अपॉर्चुनिटी मुझे टीचिंग एसोसिएट ओके, एक पोस्ट क्रिएट हुई थी आईएमएस में, ओके, और जिस कॉलेज से मैं पास आउट था उसी कॉलेज में मुझे टीचिंग एसोसिएट की जॉब प्रोफाइल मिली। ओ नाइस, उस जॉब प्रोफाइल में मुझे अगेन स्टूडेंट्स के बीच में जाने का मौका मिला राइट, कि उन बच्चों के साथ में पढ़ाना, उनकी बातें सुनना और उनके डाउट्स को क्लियर करना। ओके, तो जो टीचिंग एसोसिएट का जो वर्क था, बेसिकली वो मेरा हार्डवेयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ काम लगा, ओके, क्योंकि यहाँ की कंप्यूटर लैब थी, तो कंप्यूटर लैब को आई यूज टू टेक केयर। अच्छा, देन साथ ही बच्चों को पढ़ाना, और पढ़ाते समय हमें हमारी अपनी स्किल्स का इम्प्रूवमेंट तो सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल, तो पढ़ाने के लिए मेरी भाषा इम्प्रूवमेंट करनी थी, तो भाषा पे मैंने काम किया। राइट, देन सब्जेक्ट पे कमांड डेवलप करना, तो सब्जेक्ट पे कमांड डेवलप किया। और थर्ड, जो ऑडियंस मेरे साथ थी, जो स्टूडेंट मेरे पास थे, जो लगभग मेरी एज के ही बच्चे थे, उन लोगों के साथ कमांड करके आपकी बातों को अच्छे से लेके जाना, तो ये भी अपने लिए लाइफ में एक चैलेंज था। तो उस चैलेंज को एफर्ट्स करते करते, और साथ में कुछ साथी ऐसे सिलेक्ट हुए थे जिनका ये कहना था कि पार्टनर, अपॉर्चुनिटी है, अगर आज आप इसमें अच्छे से काम करोगे तो जीवन में आगे किसी अच्छी जगह पर पहुंचोगे। तो वो पढ़ाना चालू किया सितंबर 2003। वैकेंसी का फॉर्म भी लगभग उसी समय आया था। ओके, मेरी छोटी सिस्टर भी प्रिपरेशन कर रही थी उस समय, तो जी, छोटी सिस्टर ने भी अप्लाई किया, तो उसने मुझे भी कहा कि भैया आप भी अप्लाई करिए।
तो हम दोनों ने अप्लाई किया, और अप्लाई करते हुए पढ़ाते के साथ साथ में उस समय सब्जेक्ट का कंसेप्ट हुआ करता था। ओके। प्री के लिए सब्जेक्ट होता था। हाँ, बैक द टाइम बिल्कुल प्री के लिए सब्जेक्ट रहता था एक। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट हमने लिया था, अच्छा। और सोशियोलॉजी इसलिए लिया था कि हम समाज का पार्ट थे, जी। समाज के बीच में रहते थे। तो ओके। सोसाइटी सोशियोलॉजी में इंक्लूड है आपका विलेज और अर्बन। मतलब आपका बहुत डाइवर्स रहा, मतलब आपका बायोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन है, एमबीए आपका मैनेजमेंट, आपका कॉम ये हार्डवेयर नेटवर्किंग आपका कंप्यूटर्स, और फिर आपने सोशियोलॉजी चुना यस। सब्जेक्ट के लिए। ग्रेट। और उसी को करते करते प्री का एग्जाम दिया, जी। और प्री के एग्जाम से ही क्वालिफाई हुए प्री में, देन मेंस। राइट। तो अगेन कुछ टीचर्स अच्छे मिले मेंस में, जी। तो जिन्होंने सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट था। ओके। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज ये रहा कि चूंकि मैनेजमेंट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हाँ, अपना एक एक बड़ा part रहता है। इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंस है। जी। तो उसी इंपॉर्टेंस के साथ में उन सब्जेक्ट को स्टडी किया, सब्जेक्ट के साथ उसके क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ में आंसर राइटिंग। तो कौन सा टाइम में ये आपका निकला था? मेरा सिंगल अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्या बात कर रहे हैं? और फॉर्चुनेटली मेरा और मेरी छोटी बहन का दोनों का क्वालिफाई हुआ। बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने स्टेट सर्विसेज स्टेट क्रैक सर्विस किया है। क्लियर किया। मतलब हेड्स ऑफ सर। थैंक यू। तो आज आप जिस पद पर हैं, सीईओ जिला पंचायत शाजापुर, तो इसके पहले आपने खूब सारे महत्वपूर्ण पदों पे काम किया है। 2006 से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मुझे लगता है आप एसडीएम के पद पे सबसे पहले पदोन्नत रहे। बिल्कुल। दमोह में शायद, नहीं, सागर में। सागर से स्टार्ट किया था Yes. आपने जर्नी को। सागर, दमोह, उसके बाद उज्जैन। आप उज्जैन भी रहे, इंदौर भी आप एसडीएम भी Yes. रहे, और शायद डिप्टी कमिश्नर नगर निगम भी रहे, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम भी रहे। देन सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर, बहुत बढ़िया। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। जी। तो मतलब आपका 17 इयर्स की लगभग जर्नी हो गई। अगर मैं 2006 जी। से 23 की बात करूं, तो 17 इयर्स में आपका एक्सपीरियंस जो रहा वो डाइवर्स रहा है। आप कमिश्नर भी रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर रहे हैं, नगर निगम आपने देखा है, आपने बिजली विभाग भी देखा है, आपने एसडीएम भी, आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी पूरा अच्छे से देखा हुआ है। कौन सा आपको पार्ट लगा आपकी लाइफ का कि जहां आपको लोगों से जुड़ाव ज्यादा समझ में आया और लगा कि वो एरिया ऐसा है जहां मैं और काम कर सकता हूं इस पर्टिकुलर लाइफ जर्नी में, आपकी करियर जर्नी में? बेसिकली ये जो प्रोफाइल है डिप्टी कलेक्टर का, जी। अपने आप में डाइवर्सिफाइड है। ओके। हर स्टेप पे आपका एक्सपीरियंस, बेसिकली ये समाज से जुड़ा विभाग है। बिल्कुल। समाज हर कदम पे आपके पास में है। जी। जो भी व्यक्ति आपकी डोर स्टेप पे आता है तो किसी न किसी समस्या के साथ में आता है, Right. या कुछ ऐसा सॉल्यूशन वो चाहता है कि जो प्रशासन के माध्यम से उसको सॉल्यूशन मिले। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि मुझे कहाँ बहुत अच्छा लगा, कहाँ कम अच्छा लगा, ऐसा मैं कहूँ, या कहाँ पर और अपॉर्चुनिटी थी, राइट। तो लगभग मुझे तो सभी जगह की अपनी अपनी चीज़ों का इम्पोर्टेंस रहा। जी। बीइंग, अगर हम एसडीओ बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कोर फील्ड था हम लोगों का, जहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जी। आरआई, पटवारी एंड कोटवार, ओके। और लैंड रिलेटेड इशूज तो लगभग धरती पे मानव की जैसे उत्पत्ति हुई है है, वैसे वैसे चलती आई है। बट हाँ, उसमें भी कोशिश ये रहती है कि जो पारिवारिक विवाद है जी। वो ईगो की वजह से रहे। ओके। कुछ इशूज ऐसे रहे कि जो शासकीय कर्मचारियों की किसी गलती की वजह से इशूज जनरेट हुए, जी। तो उसको हमारे स्तर पर हमने रिड्रेस किया। ओके। ये रेवेन्यू के पार्ट की बात है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है जिसके लिए कि लैंड की रिक्वायरमेंट है, राइट। अच्छे प्रोजेक्ट्स करना है, बिल्कुल। तो उसके लिए वो रेवेन्यू का नॉलेज काम लगता है। जैसे मैं बात करूं, आज इंदौर शहर में लगभग 27 पानी की टंकियां जी। अमृत मिशन, अमृत योजना के अंतर्गत यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। बिल्कुल। उस समय में एडिशनल कमिश्नर नगर निगम था। ओके। लैंड का आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई। ओके। तो मैंने सबसे पहले ये रेवेन्यू के एक्सपीरियंस से समझ में आया कि अल्टीमेटली पुराना कस्बा कहाँ तक था। जी। तो जो चालू होता है हमारा बड़ा गणपति से लेकर रीगल तक आके खत्म हो जाता है। राइट। उसके बाद पूरा एरिया विलेजेस के रूप में था इंदौर में। अच्छा। यस, पलासिया हाना इज अ पलासिया विलेज, पलासिया हाना विलेज था ये। कब की बात कर रहे हैं सर? ये मैं बात कर रहा हूँ शुरू से रेवेन्यू रिकॉर्ड में वही है। मतलब आज की तारीख में तो खैर मुझे लगता है डेटा कुछ चेंज हुआ नहीं, आज की डेट में भी विलेज तो रेवेन्यू रिकॉर्ड तो वही एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा। बट रेवेन्यू नगर निगम में मर्ज हो जाने की वजह से विलेजेस आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में नहीं दिखते Existing हैं। नहीं, पर उस टाइम पे बैक दैट उस टाइम में यस, अभी भी हम जहाँ बैठे हैं ये निरंजनपुर विलेज में बैठे हैं हम लोग। अच्छा। इस तरीके का पूरा एक Right. कॉम्बिनेशन जो रहता है, तो रेवेन्यू की लैंड का डिमार्केशन बेसिकली हर जी। प्रकार का मार्क हुआ करता था कि हर विलेज के लिए 2% जमीन चरनोई के लिए छोड़नी है, ओके। कुछ जमीनें आपको लोगों के पर्पस के लिए छोड़नी है कि जो उनकी रेगुलर एक्टिविटीज होती रहे। तो इस प्रकार का अनुभव जो कि रेवेन्यू की ट्रेनिंग में हम लोग लेते हैं। Right. तो जब इस प्रोजेक्ट को हमने किया तो उस प्रोजेक्ट को करते समय लैंड को बड़ा ही आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए,
वो जिन इंक्रोचर्स के पास ये लैंड थी, जी उनको डॉक्यूमेंट की अल्टीमेटली लड़ाई डॉक्यूमेंट्स की होती है, बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट से प्रूव करके हम लोगों ने वो जमीनें ली, और लेने Okay. के बाद आज पूरे शहर में लगभग पानी का नेटवर्क अपना एक बना। तो बहुत एक अच्छा पार्ट नेटवर्क ये बना है। रहा जी जिसमें कोर रेवेन्यू की हम बात करते हैं। अर्बन डेवलपमेंट में जब हमने काम किया तो अर्बन डेवलपमेंट के अपने चैलेंजेस है, जी जहां पर हर कदम पे आपको गैस की पाइपलाइन मिल जाएगी, बिल्कुल ओएफसी केबल मिल जाएगी, बीएसएनएल की, रिलायंस की, राइट। हमारा अपना नेटवर्क पानी का मिलेगा, ड्रेनेज का नेटवर्क मिलेगा। तो हर जी प्रकार की चीजों का एक अनुभव रहा है। तो असली डेवलपमेंट मान के चले आप इंदौर का, अगर इंदौर बेस की बात करूं तो कब स्टार्ट हुआ? 2010 के बाद, 2012 के बाद जो हम थोड़ा मॉडर्नाइजेशन देखने लग गए हैं अब, और इंदौर जो कि मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है अब, और तो ये मॉडर्नाइजेशन का स्टेज आपके हिसाब से इन अर्बन डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ होगा इंदौर का? मुझे तो जो इंदौर का कंसेप्ट दिखता है, जो बेसिकली हम इंदौर एज ए शहर आज की तारीख में हम लोग रिकॉग्नाइज होते हैं अक्रॉस वर्ल्ड, जी वो 2015 15 राइट 15 टू 16 के बीच में, या 14 मान लें, जी जब यहाँ पर कमिश्नर माननीय मनी सिंह साहब रहे हैं, बिल्कुल उनके समय से ही चीज़ों का एक बहुत अच्छा डायरेक्शन प्राप्त हुआ। राइट और डायरेक्शन में हम सबसे अच्छी चीज़ कर पाए स्वच्छ भारत मिशन, बहुत बढ़िया बिल्कुल जिसमें कि हम लोग लगातार 7वीं बार भी हम लोग नंबर 1 रहेंगे। बिल्कुल और रहेंगे निश्चित ही उस टीम के मेंबर के रूप में मुझे काम करने का जो मौका मिला था, राइट। उससे मुझे लगता है कि मुझे लगता है आप उस टाइम 15 16 17 तीन Yes. साल शायद आप एडिशनल कमिश्नर नगर मैं निगम थे, 16, 17 एंड 18 और उसी टाइम पे इंदौर को फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मिला 16 था। में मिला था, जी। देन 17 में हम रहे, Right. देन 18 में रहे। तो ग्राउंड वर्क एकदम अलग लेवल पे होगा ना सर? अल्टीमेट बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर सर का नाम यहाँ पर इंगित करूंगा कि जी। सर की जो प्लानिंग थी, जी वो प्लानिंग फर्स्ट ईयर में इतनी सॉलिड प्लानिंग थी कि वी कुड टेक पार्टिसिपेशन, Right. सोसाइटी के हर वर्टिकल का हम सहयोग ले पाए। बिल्कुल स्कूल के बच्चे से लेकर बच्चे से बात है उसके पापा मम्मी के पास, सोसाइटी के विभिन्न वर्टिकल्स की हम बात करें तो व्यापारी संगठनों को हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लिया, ओके सभी राजनेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया। मतलब इस धरती पे जितने मानव रूपी संगठन थे, राइट उन सभी को किस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लिया, इस शहर के हित की बातें की, और उसी को करते करते आज हमारा शहर अगर हम देखते हैं, मतलब तो अगर मैं इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करूं या लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से बात करें या नए गवर्नेंस की हम बात करें, जी इस गवर्नेंस में जो नया प्रशासन है, लोक प्रशासन जिसको कहते हैं, उसमें सबसे सक्सेसफुल मॉडल इंदौर मॉडल कहलाता है। बिल्कुल है लोग जो शासकीय नौकरियों में या अन्य जगह कहते हैं कि क्या उपयोगिता है, जी उपयोगिता लीडर पे डिपेंड करती है कि लीड किस तरीके से हमने किया, राइट पार्टिसिपेशन कैसे किया, और अल्टीमेटली हमने नीड सोसाइटी की जनरेट की कि आपका शहर है, अपना शहर है। मतलब एक साल में मैंने देखा फ्लिप हो गई चीजें। करेक्ट। मतलब इंदौर अगर मैं 2014-15 तक देखूं और इंदौर फिर 16-17 से देखूं, सफाई के मामले में ऐसा इंदौर मैंने आज तक नहीं देखा था। तो मतलब बहुत ही सही लीडरशिप थी ऑफ कोर्स सर की, और आप चूंकि वहां पर एडिशनल कमिश्नर भी पोस्टेड थे तो आपका भी योगदान बहुत ही बड़ा ही होगा ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही। तो ये जो जर्नी सर आज की तारीख में बात करूं, आप सीईओ जिला पंचायत हैं, इसके पहले मैं थोड़ा सा आऊंगा महाकाल लोक जो उद्घाटन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, और 2021-22 में आप एडीएम रहे हैं उज्जैन में, कैसा एक्सपीरियंस था सर वो? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं श्री महाकालेश्वर मंदिर जो है, श्री महाकाल बाबा की कृपा ही मानता हूँ जी कि मुझे प्रभु ने तीसरी बार वहां पर अपॉर्चुनिटी दी, जी आशीर्वाद दिया, राइट और एक सेवा का मौका दिया। जी और निश्चित ही जो श्री महाकाल महालोक जो बना था, उसके जो फिनिशिंग टच में जो हम लोग रहे, राइट उसकी व्यवस्था को बनाने में हम लोग रहे, बिल्कुल और जिस तरीके से पब्लिक का भगवान के उस केंद्र पर श्रद्धा बढ़ती हुई देखी, राइट उन तीनों चीज़ों का मैं साक्षी रहा। जी और निश्चित ही यूज़र फैसिलिटेशन वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज था। राइट बड़े कुछ आयोजनों को देखा, जैसे महाशिवरात्रि का आयोजन हो या श्रावण, जो कि उज्जैन का अपने आप में एक महत्वपूर्ण राइट फेस्टिवल होता है, उसमें जनता का आना, माताएं बहनों का परिवार के साथ आना, फिर उनको किस तरीके से दर्शन सुगमता से हो सके, जी किन किन चीज़ों का आप लोग ध्यान रख सकते हैं, या बीइंग हम यूज़र खुद की बात करें कि एज ए यूज़र हम कहीं पर पहुंचते हैं तो हम क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए। राइट। तो तो दूसरे एंगल से आपने मतलब अदर साइड से देखा कि क्या इंसान को चाहिए, चाहिए। एक्चुअल में सिटीजन को क्या चाहिए यस। उस पर्टिकुलर से। बहुत बढ़िया सर। तो 2016 में मुझे लगता है शायद आप एक बार जब अपना महाकुंभ हुआ था उस टाइम पे भी आप Yes. वहां पर पोस्टेड थे? Yes. आप ऑन रेपुटेशन गए थे, शायद कुछ पोस्टिंग थी? बाबा महाकाल की कृपा रही कि बाबा से मन में भाव था कि बाबा के दरबार में सिंहस्थ महाकुंभ, चूंकि मेरी नौकरी में पहला सिंहस्थ था ये, जी जी
2006 की ज्वाइनिंग थी तो 2016 पहला सीएस था, और प्रभु से बड़ी प्रार्थना की थी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लग जाए, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे सीएस 2016 में मिली। जी। मैं वहाँ पर उस दायित्व में था जिस दायित्व में कि मुझे सबके साथ कोऑर्डिनेशन का दायित्व था। राइट। तो सभी यहाँ आपका एमबीए काम आया है बहुत। यहाँ काफ़ी चीज़ें काम आई। राइट। मतलब एजुकेशन, भले ही मैं बोलता हूँ कि मैंने बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स देखे हैं जो शायद सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद वो सिविल सर्वेंट बनते हैं, पर उनको इंस्टीट्यूशन सिखा देता है Correct. और इंस्टीट्यूशन में रहते रहते सीख जाते हैं। आपके साथ एक ये बेनिफिट था कि आपने अपना एजुकेशन पार्ट, थियोरेटिकल पार्ट इतना अच्छे से कर लिया था कि आपको अब सीधे एग्जीक्यूट करना था। करेक्ट। बिल्कुल। तो ये एमबीए का पार्ट आपको बहुत काम आया कोऑर्डिनेशन में। आज की बात करता हूँ सर मैं, सीईओ जिला पंचायत, ये रोल क्या रहता है? ये इतना अच्छा रोल है कि जो रूरल डेवलपमेंट के जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के साथ उनके बेसिकली डेवलपमेंट का बेसिक रोल है। ओके। अर्बन एरिया में आयुक्त नगर निगम का जो रोल होता है वही रोल है सीईओ जिला पंचायत का। राइट। अच्छा। और हमारे साथ बहुत ही अच्छा वर्टिकल है, जिले पे जिला पंचायत की सीईओ का रोल है, देन ब्लॉक पे जनपद सीईओ का रोल है, राइट। देन डाउन द लाइन हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, जी। डाउन द लाइन हमारे पास सचिव भी हैं, जीआरएस भी है, लगभग सिस्टम पूरा ही है। राइट। और जो मूल काम है उस विलेज की इकोनॉमी, उस विलेज की चीज़ों में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, उसमें कह लें हम शिक्षा हमारा पार्ट है, स्वास्थ्य का पार्ट हमारे पास है, राइट। एग्रीकल्चर हमारे पास है, हॉर्टिकल्चर हमारे पास है, वेटनरी, फिशरीज। देन अभी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है सोशल, जो टारगेट है समूह का, स्व सहायता SHG का? समूह। ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ओके। ग्रुप का, तो उस ग्रुप की भी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ही है। राइट। देन जल जीवन मिशन का भी काम हमारे पास है, ओके। देन वाटरशेड का भी काम हमारे पास है। तो राइट। लगभग एमडीएम की हम बात करें, मिड डे मील, तो वो भी हमारे पास है। तो लगभग उस विलेज की पूरी मास्टर प्लान जो बनता है उस मास्टर प्लान के एग्जीक्यूशन का काम हमारे पास है। ओके। यूजर चार्जेस कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास, और उस गांव की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ के लोगों से डिस्कशन करके उस रोड मैप तैयार करके उस गांव के प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो लगभग एक बहुत ही मस्त रोल है कुल मिलाकर। तो मुझे लगता है जैसे जो यूपीएससी क्लियर करके आते हैं, सिविल सर्विसेज क्लियर करके आते हैं, तो सबसे पहली पोस्टिंग उनकी शायद सीईओ जिला पंचायत के रूप में रहती है। नहीं, ऐसा रहता है? यूपीएससी से जो लोग क्वालिफाई होके आते हैं जी। सबसे पहले असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में आते हैं। ओके। देन असिस्टेंट कलेक्टर के बाद एसडीओ रेवेन्यू के पद पर रहते हैं। जी। देन सीईओ जिला पंचायत की पोस्टिंग की जाती है। राइट। तो अभी की स्थिति में 2018 बैच के जो आईएएस ऑफिसर से 18 और 17 बैच के काफ़ी आरआर जिनको हम कहते हैं वो ऑफिसर्स अभी जिला पंचायतों में कुछ जगह पर है। ओके। कुछ जगह पर हम लोग स्टेट कार्डर से जो हम लोगों का Right. प्रमोशन होते हुए हम लोग अपर कलेक्टर के भी पोजीशन पे तो हम लोग हैं। और कुछ जगह पर डेवलपमेंट की जो बेसिक कोर डिपार्टमेंट है जी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तो उस विभाग के सीईओ जिला पंचायत भी प्रोफाइल में है। बहुत बढ़िया सर। तो ये आपकी जर्नी एकदम प्रोफेशनल जर्नी जिसे मैं कहूँगा। क्या चैलेंजेस आए सर? मतलब 17 सालों में अगर आपको दिखा होगा कि आपने अपनी जर्नी का एक एक पड़ाव धीरे धीरे एक स्टेज वाइज लर्निंग के साथ अपने अपने जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस किए उनको नज़र में रखते हुए आपको कहाँ ऐसा लगा कि चैलेंजेस हैं, मुझे उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, या अपने अंदर या सिस्टम के अंदर? ये देखिए हर प्रोफाइल का अपना अपना चैलेंजेस है राइट। और इसको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में बता पाना बड़ा मुश्किल रहता है। जी। बट कुल मिला के मूल बात एक ही समझ में आई है कि समस्या अल्टीमेटली पब्लिक की है। ओके। सामने जो भी व्यक्ति आ रहा है या तो समस्या उसकी है या कोई टास्क आपको ऐसा आपके बॉस ने असाइन किया जिस टास्क को आपको प्राप्त करना है। जी। तो उस टास्क की नीड हमें समझनी और समझते हुए हमें अपना इन्वॉल्वमेंट या हमारे एफर्ट्स हमको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। राइट। नो डाउट जो बिंदु नंबर 1 सेकंड बार जब बना जी। उस समय डॉक्यूमेंटेशन का एक काम मेरे पास था। ओके। उस डॉक्यूमेंटेशन के पर्टिकुलर चैप्टर्स का काम, उसके डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग प्लस उसका इम्प्लीमेंटेशन का रोल हमारे पास था। जी। और आप विश्वास मानेंगे लगभग हम लोग 3 से 4 महीना लगभग 4 घंटा 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सोए। बट अल्टीमेट पार्ट ये समझ में आया कि सोच अच्छी थी, जी। विजन बहुत अच्छा था बॉस का, उस काम को करना कैसे, राइट। जिसमें डिफिकल्टीज भी आई। पर डिफिकल्टीज आप खुद एफर्ट्स करते हो तो नेचुरली बात है आपके इंटेंशन के साथ में आपके सबऑर्डिनेट भी आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और उसी लाइन को हम लेके चलते रहे और उस पॉइंट को लेते लेते रहे। 1.10 चैप्टर का एक नाम था जिसमें आईटी इम्प्लीमेंटेशन और आईटी इम्प्लीमेंटेशन के साथ में जितने भी हमारे कर्मचारी, जितने भी इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस का इकोसिस्टम बनवाना था। ओके। तो उसको लगता शुरू में इजी था, पर जब इम्प्लीमेंटेशन करने निकले तो बहुत प्रकार के इशू रहे। किसी की फिंगर्स पूरी घिस चुकी है, राइट। हाँ, जो सब एज प्रकार के के अलग अलग साथ एज साथ। के हिसाब जी। से, तो हर प्रकार के इशूज रहे।
देन कुछ लोगों को नहीं आना टाइम से, अटेंडेंस नहीं लगाना, सैलरी भी पूरी चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज रहे, पर धीरे 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 पॉइंट जैसे हम मटेरियलाइज करते हैं कि इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेजर इशू कौन सा है जी। या माइनर कौन सा है, कहाँ हम अच्छे हैं, तो पहले अच्छे वाले पार्ट को बाहर किया, देन फिर चैलेंजेस पे काम करते चले और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इंटेंशन हमारा अच्छा रहता, तो इंटेंशन के साथ हम लोग ओवरकम कर लिए और फाइनली हम लगातार 7 बार जो हमारा बिल्कुल, इंदौर वो तो शहर है। अचीव होना ही है। 7th टाइम इंदौर हमेशा बिल्कुल नंबर 1 जैसा रहा है, हमेशा रहेगा। तो इंस्टीट्यूशन ने आपको लर्निंग भी दी, इंस्टीट्यूशन ने सिखाया भी, इंस्टीट्यूशन ने ही चैलेंजेस दिए और इंस्टीट्यूशन ने ही आपको सिखाया कि कैसे उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सही मतलब बात। अगर मैं इसका Correct. जिस्ट मानूं तो एमपीपीएससी, अगर मैं बात करूं कमीशन की, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, सर कभी मौका मिलता है आपको कि किसी पद पे रहने का, एमपीपीएससी मेंबर या एमपीपीएससी शायद चेयरमैन, तो आज का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है एमपीपीएससी का, परीक्षाओं का, या जो भी सिस्टम क्रिएटेड है एक सेवा में जुड़ने का, उसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे आप, कुछ रिफॉर्म लाना चाहेंगे? जैसे यूपीएससी बहुत रिफॉर्म करता है एग्जामिनेशन पैटर्न में, सिस्टम में हर साल या हर दूसरे साल कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि यूपीएससी कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है एग्जाम पैटर्न्स में। क्या पीएससी के पेपर्स में या पीएससी के बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना चाहेंगे आप? बेसिकली ये जो चीज़ें होती है ये शासन से संबंधित होती है। जी। जिन जो सरकार का पार्ट जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। उन्हीं की पॉलिसीज के साथ में चीज़ों का डिस्कशन होता है। ओके। जैसे आपने मुझे बताया कि कुछ ऐसे रोल में अगर हम रहते हैं, जी। तो नो डाउट तत्कालीन समय पे जो परिस्थितियां आएगी, जो एजुकेशन का हमारा मॉडल चल रहा है, जो चीज़ें चल रही है, Right. उस आधार पर जहाँ जैसी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाली स्थिति रहती है कि जब आपको आवश्यकता होगी, जी। तदनुसार परिवर्तन ही संभव होगा। जी। अभी की स्थिति में कुछ बोल पाना, कुछ समझ, मतलब कहना है ठीक मतलब नहीं आज की होगा। तारीख में अगर देखा जाए तो सिस्टम में चेंज स्टेबिलिटी। करना है, मतलब ठीक है, हाँ, सिस्टम बस ठीक एक चल ही रहा सबसे बड़ी जो दिक्कत अभी बच्चों को दिखती है कि हमारी टाइम से एग्जाम नहीं हो पा रही है। है। एमपीपीएससी का अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, बहुत कुछ सुधार तो किया है एमपीपीएससी ने, तो अभी का एग्जिस्टिंग सिस्टम ठीक है आपको लगता है? मतलब एमपीपीएससी के कैलेंडर वाइज अगर मैं बात करूं या एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो? अब कैलेंडर तो वहाँ जहाँ तक है परिस्थितियाँ ठीक है, बट लीगल अलग अलग इश्यूज हैं ओके। एमपीपीएससी के साथ भी। जी। कुछ ओबीसी रिजर्वेशंस के कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रकरण चल रहे हैं, ओह। तो इन कारणों से भी चीज़ें विलंबित होती है। ओके। तो आने वाले समय में हो सकता है कि बाबा से प्रार्थना यही करेंगे कि जी। वापस होपफुली चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो और बच्चों राइट। का सही समय पर, जैसे यूपीएससी का कैलेंडर है, बिल्कुल। उसी लाइन पे चलता रहे, ताकि जिसको प्रिपरेशन भी करना हो तो उसका समय भी वो अपना कैलकुलेट कर सके, स्टूडेंट को उसको कितना ईयर यहाँ देना है, राइट। देन उसको सेकंड ऑप्शन क्या होने चाहिए, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन क्या होने चाहिए, और एक श्योरिटी रहती है। तो पर वो हमारा जो राज्य है, अगर बात करूं मैं मध्य प्रदेश की, तो बहुत ही मतलब उसने चीज़ों को ढाल लिया है जल्दी। जैसे यूपीएससी में ही पहले शायद प्रीलिम्स में पेपर में आपको सब्जेक्ट लेना पड़ता था, उसके बाद फिर उन्होंने सी सेट वाला पैटर्न लाया। अब एमपीपीएससी में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ इनलाइन, जो क्रैम करने वाली चीज़ें थी, जो रटने वाली चीज़ें थी, अब बहुत लॉजिकल पेपर बनने लग गए हैं। तो बहुत जल्दी चीज़ों को ढाला है और हमारे मध्य प्रदेश स्टेट ने, तो एक चीज़ तो ये अच्छी लगी मुझे। बाकी हाँ, कुछ रिफॉर्म्स की अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूरत है तो उस पर विचार तो किया जा सकता है आगे। बिल्कुल सही है। तो आपकी अगर मैं जर्नी देखूं तो शुरू से शिक्षा से लेके आज करियर तक आपने जो अचीव किया है, उसमें आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा है? मतलब अगर मैं देखा जाए कि आपकी स्कूल लाइफ आप अच्छी मानते हैं, आपकी कॉलेज लाइफ आप मानते हैं कि हाँ वो एक बहुत एंजॉय वाला टाइम था, या आपकी अगर प्रोफेशनल सर्विस की बात करूं तो इन तीनों टाइम में आपका बेस्ट फेज क्या रहा है कि मुझे वो जीवन वापस जीना है? मुझे तो सबसे अच्छी बात रही जब मैं इस सर्विस में सिलेक्ट हुआ। ओके। बेसिकली ये वो एक स्टेबिलिटी वाला प्लेस था, जी। जिस प्लेस पे मैं जो काम सोचता था जी। वो भी कर पाने की स्थिति में हूँ। राइट। जो चीज़ों को मैंने जिया है उन चीज़ों को भी देख सकता हूँ। राइट। तो लगभग ये जो सर्विस का सेक्टर स्टार्ट हुआ 2006 ऑनवर्ड्स, जी। तो इसमें सबसे अच्छा जो 17 साल, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि 17 साल की नौकरी में हमने इतनी अच्छा काम करते हुए, मस्ती करते हुए, लोगों से इंटरेक्शन करते हुए, जी। और यूज़र जो बेसिकली हमारे पास जो लोग आते रहे, मिलते रहे, तो उनको एक रिलीफ देने का एक प्रयत्न करते रहे। तो नौकरी का पार्ट एक तो लगभग बहुत ही मस्त रहा, राइट। और एजुकेटिव भी रहा खुद के लिए भी। मुझे लगता है 2006 से शायद शुक्र का योग चल रहा होगा। हाँ, प्रभु की जो भी कृपा है, अद्भुत कृपा रही प्रभु। राइट। 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 कुछ मैं आपसे चूज वन टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे रैपिड फायर होता है। जी। अगर एक चूज करना है पर आपको, हाँ। मैं इसमें आपको बता दूं कि कुछ सही कुछ गलत नहीं है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। चूज वन फॉर पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग फ्रॉम सक्सेस और लर्निंग फ्रॉम फेलियर।
लर्निंग फ्रॉम फेलियर। What is the key for effective management? Prioritization or multitasking? प्रायोरिटाइजेशन। Effective stress management technique? Meditation or exercise? मेडिटेशन। What is your preference, like on what you want to work? Climate change or global health issues? क्लाइमेट चेंज। Okay. So which subject? Mathematics or literature? लिटरेचर। Philosophy or psychology? साइकोलॉजी। Novels or inspirational movies? इंस्पिरेशनल मूवीज। Job or entrepreneurship? एंटरप्रेन्योरशिप। Patience or quick decisions? पेशेंस। Is it important to maintain traditions and customs within a family, or should families adapt to changing times and circumstances? फर्स्ट पार्ट। Important to maintain traditions? ट्रेडिशंस, यस। थैंक यू सो मच सर। ये रैपिड फायर सही में रैपिड फायर रहा है। तो अब मैं आता हूं आपके साथ सेकंड पार्ट पे। आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, या स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, यूथ की बात करूं, उसमें आप एक ब्रांड है। मतलब टैगोर सर के नाम से आप बहुत फेमस हैं। जी। एमपीपीएससी की प्रिपरेशन की बात मैं करूं, या मैं बात करूं इंस्पिरेशनल स्टोरीज की, या इंस्पिरेशन देने की, मोटिवेशन देने की, उसमें आप छाए रहते हैं। मतलब ऐसा क्या है सर, मतलब मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि ऐसा क्रेज क्या है कि टैगोर सर हैं, उनके पास सारे सॉल्यूशन हैं, या हम उनके पास अगर मदद के लिए जाते हैं तो हमें सारी सारी चीज़ों की मतलब सहूलियत देते हैं और बताते हैं कि कैसे क्या करना है। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जिन परिस्थितियों को मैंने मेरी लाइफ में ड्यूरिंग स्टडीज फील किया था, जी उस चीज़ को हमेशा सोचा था कि जब हम कभी अच्छी स्थिति में रहेंगे जी। तो इन चीज़ों को वापस कंटिन्यू करेंगे, ओके। और उसी चीज़ों को मैं कंटिन्यू कर पाया। राइट। और लगभग 2004 से जी। जब मैं आईएमएस में आया था जी। एज ए टीचिंग एसोसिएट, राइट। तब से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। 2004 से लेके 2023 तक, मतलब लगभग 19 लगभग वर्ष, 19 साल। 19 साल से। 19 साल से आप स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट से मैं कनेक्टेड हूँ, बिल्कुल। एक मैंने अभी स्टोरी पढ़ी थी सर, 14 अक्टूबर की एक स्टोरी थी, अभी 14 अक्टूबर 2023 अभी की मैं Yes. बात कर रहा हूँ। कोई है छात्रा शायद रामकली करके, जी। उनकी क्या स्टोरी है सर? स्टोरी बहुत ही, मतलब मैं तो कहूँगा प्रभु की कृपा समझे उस जी। बच्ची की, जी। कि प्रभु ने उस निमित्त मुझे चुना कि कहीं उसके सहयोग में आ पाया। ओके। स्टोरी, मैं किसी केस के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के एजी ऑफिस आता हूँ, अच्छा। और वहाँ पर जिन एडवोकेट साहब से मिलना था तो वो थे नहीं। ओके। उन पर उनके साथी एडवोकेट साहब का मैं नाम कोट करना चाहूँगा, जी। अनिकेत नायक सर। ओके। अनिकेत नायक सर ने जैसे मैं एंटर किया तो मुझे कहा, बोले टैगोर साहब मैंने अभी आपको याद ही किया था। तो अच्छा। मैंने कहा सर कैसे याद किया? तो मेरे पास बोले ये पिटीशन रखी है, जी। इस पिटीशन में ये बच्ची एमबीबीएस का कोर्स छोड़ना चाहती है। एमबीबीएस का डॉक्टरी? एमबीबीएस ओके। कोर्स, यस। ऑलरेडी इस बच्ची का एडमिशन हो चुका था एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर में, अच्छा। और ओके। उसने आवेदन लिख के ये दिया था कि मैं फाइनेंशियल रीजन से कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ओह। तो सर ने मुझे ये कहा कि चूंकि ये बच्ची एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करती है, राइट। तो इस बच्चे की जो एजुकेशन की फीस है वो गवर्नमेंट पे करेगी, ओके। और बाकी के कुछ इश्यूज हैं, जी। तो उस इश्यूज पे अगर आप काम कर लोगे जी। तो निश्चित ही उस बच्ची का भविष्य बन जाएगा। अच्छा, मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो एमबीबीएस की सीट छोड़ रहे थे? रही थी, यस। तो वहाँ सर भी थे, और सर के साथ में जो उस केस के हमारे इंचार्ज ऑफिसर थे वो भी बैठे थे। मतलब इट्स अ टफ टास्क एमबीबीएस की एग्जामिनेशन निकालना, और वो सीट छोड़ना आर्थिक स्थिति के कारण। यस। और आप पिक्चर में आए, और मुझे प्रभु की लगता कृपा है में, कि मैं प्रभु की कृपा ही मानता हूँ। Right. बात कर रहा हूँ तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब निमित्त उस- मात्र, बिल्कुल निमित्त। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब उस बच्ची का मैंने उससे डिटेल लिया, वो Right. डिटेल लेके उस बच्ची को कॉल किया, ओके। तो बच्ची के पास 2 मोबाइल थे, उसने दोनों मोबाइल बंद कर दिए। ओह। वो बंद इसलिए कर दिया था कि उनको ऐसा लगा कि कोई ना कोई लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा। देन पर विलिंगनेस थी हमारी भी कि सोच के कि एक बार बात तो करें। जी। तो मेरे एक साथी एडिशनल एसपी उसी जिले में पोस्टेड थे, ओके। मैंने उनको तत्काल वहीं से कॉल किया। जी। मैंने कहा ये एड्रेस है, ये जी। बच्ची का नाम, ये उसके घर का पता है। जी। मैंने कहा अगर आप वहाँ से किसी को भेज देंगे जी। और एक बार बच्ची से हमारी बात करा देंगे तो हो सकता है हम कुछ सफलता के पायदान पे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। 1 घंटे के अंदर वहाँ बंदा पहुंच गया उनके घर। क्या बात। पहुंचने पे पहुंचा तो वो डर गए थे घर वाले की, अल्टीमेटली ये हाँ, बंदा right, हमारे घर कि क्यों आया, आए? कैसे आया। जी। तो जब मैंने पहली बार उस बिटिया से बात की तो उसने मुझे कहा, बोले सर मुझे नहीं पढ़ना है, जी। आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपके घर में और कौन है? जी। तो उन्होंने कहा मेरा भाई है जो 12वीं पास हुआ है। ओके। तो मैंने कहा भैया से बात कराओगे आप? जी। तो भैया से, मैंने कहा भाई से मैंने बात की।
और मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैंने आपको कॉल इसलिए किया कि हो सकता है भगवान आपको चाहता है कि आपकी बहन डॉक्टरी कर ले, राइट। और इसीलिए मैंने कॉल किया है, मेरा नाम ये है, मैं इस पद पे यहाँ पदस्थ हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ओके। आपको ये मेरी बातों पे विश्वास लगे तो आप मुझे वापस कॉल बैक, इसने मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इस पे कर लीजिएगा, जी। ताकि मैं बच्ची को हो सकता है मदद करने की स्थिति में मैं रहूं। राइट। देन फिर उस क्षेत्र में जो थाना प्रभारी थे उस थाना की, वो टीआई भी मेरी पुरानी परिचित थी, जी। तो मैंने उस बच्ची को भी कहा, मैंने कहा बेटा एक काम आप भी करो, मैं बेटा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। कि मुझसे आयु में बहुत छोटी थी वो, जी। और उस समय वो उज्जैन में पदस्थ था, तो हम लोग जानते थे। जी। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, सिविल में जाओ इसके घर, ओके। और एक बार उनकी काउंसलिंग करके देखो। अच्छा। काउंसलिंग की, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमने की। राइट। फिर मैंने उनको ये कहा कि आप एक बार इंदौर तक आ जाओ, आपको लगता है नहीं आपको कंटिन्यू करना है तो आप छोड़ के वापस चले जाना, राइट। पर एक बार इंदौर तो आ जाओ। तो वो इंदौर आए। ओके। इंदौर उनको मैं अपना, जो मेरी पत्नी यहाँ पदस्थ हैं, जी। उनके पास मिलवाया मैंने उनसे। ओके। घर पे उनकी मैंने उनको पहले डिटेल ब्रीफ कर दिया था, तो उनको डिस्कशन कराया, राइट। घर पे चाय नाश्ता करा के रिलैक्स किया। ओके। देन फिर मैं उनको हाई कोर्ट ले गया, और हाई कोर्ट में चूंकि केस पार्टी नंबर 3 ये भी थी, रामकली, अच्छा। अच्छा, उनको ही पार्टी बनाया। वो भी पार्टी थी। तो फिर मैंने उनका एफिडेविट पूछा अनिकेत जी से, जी। तो एफिडेविट बनवा के फिर लड़की ने ये लिख के दिया कि मैं इन कारणों से मैं पढ़ाई नहीं करना चाह रही थी, पर मुझे, फिर मैंने एक एनजीओ को उनके साथ कनेक्ट किया, जी। जो प्रयास फाउंडेशन है, जो इंदौर बेस है। जी। मुझे उनके बारे में जानकारी थी कि कुछ कुछ बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को मदद करते रहते हैं। राइट। तो फिर उनके फाउंडर मेंबर से हमने बात करके उनका एफिडेविट करवा के, और एक मेरे बहुत अच्छे मित्र और हैं निमेश पाठक जी, जी। हाईकोर्ट एडवोकेट एडवोकेट है, हाँ। राइट। तो मैंने उनको कहा कि मैं निमेश जी आप इस बच्ची के बिहाफ पे, उन्होंने भी सहर्ष से स्वीकृति दी, जी। और एज ए थर्ड पार्टी के, जो पार्टी नंबर 3 की तरफ से ऑनरेबल हाईकोर्ट में उपस्थित होकर ओके। इस बात को उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ रखा कि सर जो भी परिस्थिति थी बच्ची ने लिख के दिया, पर नाउ राइट। हम एफिडेविट लिख के दे रहे हैं और हम बच्ची का एडमिशन कराएंगे, और ऑनरेबल मतलब मैं कोर्ट हैज अब परमिटेड। समझ पा रहा हूँ कि आपको सब ब्रांड क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स के बीच में आप इतने फेमस क्यों हैं। मतलब हेड्स ऑफ सर, मतलब अगर पर्सनली आपने उस चीज पे फोकस किया, काउंसलिंग कराई, और उसके बाद वो सीट ना छोड़ें, आपने बिल्कुल एश्योर किया ये चीज, और आज वो एडमिशन ले पाए। और मैं आपको, जब मुझे और क्यों अच्छा लगा कि उस बच्ची को मदद करना, मैंने जब उससे पूछा कि मैंने आपने प्रिपरेशन कैसे की, जी। नीट जैसी बड़ी प्रेस्टिजियस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की, तो आप सुन के बड़ा ही भाव आ रहा है। उस बच्ची ने कहा सर मैंने तो सबसे पहले सिलेबस उठाया, जी। सिलेबस का स्टडी किया, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टॉपिक, ओके। और जो 11th 12th की बुक मेरे पास थी वो देखी, और साथ ही मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वो भी निःशुल्क प्लेटफॉर्म। ओके। उन टॉपिक्स को मैंने पढ़ा जिन जिन टॉपिक्स से मुझे लगता था कि मुझे बाकी समझ से नहीं आता था, और फैकल्टी से इंटरेक्शन करते हुए अपने एक छोटे से मोबाइल के माध्यम से ही उस बच्चे ने पढ़ाई करते करते नीट जैसी एग्जाम क्वालिफाई करके और एमबीबीएस में एडमिशन लिया। मतलब रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन आप देखिए, मतलब आज के टाइम पे बच्चों के पास सब चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़, टैबलेट भी है, मोबाइल भी है, डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप भी है, कोर्स मटेरियल भी है, 1000 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के आपके पास नोट्स है, टेस्ट सीरीज हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम निकाल देते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इस पर्टिकुलर रीजन के कारण। पर इन बच्चों से सीखने की ज़रूरत है हमें कि उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं हैं, सिर्फ एक मोबाइल है, उस मोबाइल से वो ऑनलाइन, वो भी फ्री प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो इन सब चीज़ों को मतलब देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनके Commendable। माता पिता ने मुझे ये बोला कि उन्होंने कहा उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और सर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ओके। कंटिन्यू नहीं करने के पीछे मैं कारण भी बताता हूँ। जी। बेसिकली जब मेडिकल में आप एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को कॉलेज लिविंग बॉन्ड भरना होता है, अच्छा। और साथ ही साथ अगर इनकेस आप फेल हो जाते हो जी। तो आपको उसको 45 लाख का एक बॉन्ड वो भरना होता है। अच्छा। तो उसकी लगभग 0.5% उसकी स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है, तो दैट वाज 49,000 रुपीज। राइट। तो लगभग उन सब परेशानियों का भी मन में डर उनको निर्मित हो गया कि हमारी बच्ची गांव में रही है, हाँ, गांव से शहर कंटिन्यू में आ कर रही है, पाए, नहीं पढ़ कर पाई पाए। नहीं पढ़ पाई। तो वो भी उनका एक बहुत बड़ा रीजन था कि बच्ची को वो इनकरेज नहीं कर रहे थे एक समय के बाद। राइट। उनके मन में ये भाव था। तो जब हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने कहा पढ़ने की जवाबदारी आपकी, सहयोग की जवाबदारी एज ए सामाजिक रूप से आपके बड़े भाई के रूप में मैं उपलब्ध हूँ, राइट। बड़ी बहन के रूप में मेरी धर्मपत्नी उपलब्ध थी, जी। जी। और साथ में मेंटर के रूप में 3-4 लोगों को और हम लोगों ने जोड़ा, राइट। और उनके साथ ये कहा, और बच्ची का हैंड राइटिंग आप देखोगे यू बी सरप्राइज। ओह। बच्ची डेली मुझे लिखकर व्हाट्सएप करती है आज भी, ओके। डेली, और वो चीज लिखती है जो उसको लगता है कठिनतम उसके इसके जीवन में लगता है कि ये सब्जेक्ट मैंने अभी आज तक पढ़ा नहीं। राइट। उसके 3 अभी सब्जेक्ट, उसकी बुक्स भी ले ली उसने, अच्छा। रीडिंग भी चालू कर दिया, और इस तरीके से एक्टिविटीज हम अब उसको कंफर्टेबल हम लोगों ने डेवलप कर दिया। राइट। तो ये भी मेरे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि मेडिकल फील्ड में भी किस प्रकार की चैलेंजेस बच्चे फेस करना है, कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में 2 प्रकार के बच्चे हैं, मतलब 3 प्रकार के बच्चे मैं कहूँगा। जी।
एक वो जो वेल ऑफ है, जिनके पेरेंट्स माता पिता सबका एक अच्छा एक लेवल है, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम है। जी। सेकंड वो है जो मिडिल बैकग्राउंड से, और तीसरे वो आते हैं जो सबसे निचले वाले बैकग्राउंड से निकलते निकलते ऊपर आ रहे हैं। राइट। तो ये कॉलेज के एटमॉस्फेयर में अपने आप को कंफर्ट नहीं कर पाते हैं, कॉलेज के जो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें अपने आप कंफर्टेबल नहीं कर पाते हैं। राइट। तो ये एरिया मुझे समझ में आया, तो मैंने लगभग जितने भी मेडिकल कॉलेज अपने मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ के लगभग सभी कॉलेजेस में हम लोगों ने मैसेज करके इस स्टोरी को भी ट्रैवल कराया कि ऐसे जितने भी बच्चे आपके कॉलेजेस में जो इस साल फर्स्ट ईयर में आए, राइट। जिस किसी को भी कोई परेशानी आ रही हो, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपको इजीली वहीं प्लेटफॉर्म पे आपको फैसिलिटेशन देंगे। वो भले शहडोल मेडिकल कॉलेज हो, जी। विदिशा मेडिकल कॉलेज हो, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज हो, जी। लगभग सभी जगह पर हम लोगों को बात करके एक प्रकार का एटमॉस्फेयर सामाजिक रूप से हमने डेवलप किया है, सो दैट कि जो भी जरूरतमंद बच्चा हो उसके लिए हम लोग फैसिलिटेशन कर पाए। मतलब काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है अगर Importance देखा जाए होगा। तो। दूसरा सर, 24 मई 2022 एक ट्विटर आया होगा शायद आपके पास, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ऑफिस से, ऑफिस ऑफ शिवराज सिंह चौहान। तो उस ट्विटर में लिखा हुआ था कि इंदौर ऑन इट्स वे टू हैव इट्स ओन सुपर 30। सर ये सुपर 30 मतलब ऋतिक रोशन, मुझे तो वही याद आ रहे थे। तो ये सुपर 30 और आपका लिंक ये क्या है? बेसिकली जो प्रयास फाउंडेशन है, मैं इनसे काफ़ी समय से एसोसिएटेड प्रयास रहा हूँ। फाउंडेशन इंदौर में? इंदौर में ही है। मैं Okay. काफ़ी समय से इन लोगों से एसोसिएटेड रहा हूँ, जी। ताकि ये लोग सोसाइटी की उन चीज़ों पे काम करते हैं राइट। जहाँ पर वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद को लिफ्ट करना, थोड़ी सी गाइडेंस के रूप में। राइट। गाइडेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। बाकी किसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि पढ़ता बच्चा एक बार फोनेटिक्स उसको आ जाते हैं, राइट। उसके बाद उसको कहीं कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ एसोसिएशन के साथ में काम करते करते, जैसे परिवार.इन है यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश में, ओके। वो भी एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी। ऐसे 4-5 फाउंडेशन के मैं टच में हूँ। बहुत तो बढ़िया। इन सब फाउंडेशन के आधार पर ये देखा कि कम से कम क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाए राइट। जो सोसाइटी में नीड हो। तो फाउंडेशन ने ये तय किया कि जो अलीराजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जी। वहीं से बच्चों को कुछ लाया जाए, जो कि क्योंकि ट्राइबल बेस पूरा एक्चुअली पूरा है, और लगभग बच्चे एजुकेशन का हर लेवल डाउन है तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन अलीराजपुर में अलीराजपुर में 89% है शायद। 89%। मतलब बहुत बड़ा नंबर है अगर पूरी जनसंख्या को देखो तो। 89% ट्राइबल ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। राइट। तो वहीं से बच्चों का इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑर्गेनाइज की, राइट। देन उनकी इंटरव्यू लिया, देन ये सेंटर इस्टेब्लिश हुआ इंदौर में। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ट्राइबल बच्चों की कम्युनिटी की अभी बॉयज़ के लिए है ये। ओके। यहाँ पर रहना, खाना और पढ़ना जी। विद रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इन द सेंस, सुबह आपको उठना ओके। 5:45 है। ओके। उठने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, प्रभु को धन्यवाद कैसे ज्ञापित करना है, ओ। देन आपका दिनचर्या मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करना, और मेडिटेशन का अपना इंपॉर्टेंस है पढ़ाई में। जी। उसके साथ रिलेटिव टर्म एस्टेब्लिश करने के साथ में मेडिटेशन, देन मेडिटेशन के बाद ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं रेगुलर एक्टिविटी। और ये सब ट्राइबल बच्चे हैं सब जो पूरे ट्राइबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें, बच्चे घर में ही ये सब बेसिक एक्टिविटीज नहीं Yes. करते, पर अगर ये प्रयास फाउंडेशन शायद आप बता रहे हैं वो काम कर रहे हैं ऐसा, तो इट्स कमेंडेबल अगेन। मतलब पूरी दिनचर्या फॉलो करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और इनका खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई कैसे क्या सब वहीं पर ही इकोसिस्टम है। ओके। वहीं पर मेस है छोटा सा, जी। उस मेस में कुक वहाँ पर भोजन बनाते हैं, और उसका सुपरविजन का दायित्व बच्चों का ग्रुप बना के किया हुआ है। अच्छा, मतलब कमिटी फॉर्म्स की हुई कि 3 दिन आपको मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये बच्चे देखेंगे जी, देन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मतलब सेंस ऑफ लीडरशिप भी आप एक तरीके से डेवलप क्रिएट की कर हुई रहे है, हैं उस चीज के लिए, ताकि आप लोग आराम से अपना देखें कि क्या चीज़ बनी है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या थी, राइट, प्रिपरेशन का तरीका क्या था, क्या क्वांटिटी ली यूज़ की है, राइट, क्वांटिटी सफिशिएंट थी या अथवा नहीं थी। राइट। इसका पढ़ाई के साथ में डायरेक्ट मतलब ये रिलेशन तो है। एक तरीके से बोर्डिंग स्कूल भी बोल सकता हूँ मैं, और डे बोर्डिंग, मतलब बोर्डिंग ही है, ओनली बोर्डिंग है, बोर्डिंग। और बोर्डिंग इंक्लूड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके, ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इस आयु में आने के बाद बच्चे को सिर्फ पालन करना है, राइट, पालन करते हुए अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है जी, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है जी, इसके साथ साथ में जो हमारी स्टडीज में जो हमारे वीकनेसेस हैं, राइट, उनके पैरामीटर्स हमने आइडेंटिफाई करके दिए कि हर बच्चे का पर्सनल रिव्यू करते हैं हम लोग, ओके। और सबकी अलग अलग इश्यूज है, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स होंगे सर लगभग? 25 बच्चे आए थे वहाँ, अच्छा, और आज की स्थिति में वहाँ पर सिर्फ 8 बच्चे बचे हैं। अच्छा, ओके, उसमें से जितने बच्चे थे लगभग जॉब लग चुके हैं। ओके, उसमें चूंकि एमपीपीएससी की कुछ कारणों से इरेगुलरिटीज थी, जी, तो जो बच्चा
डे 1 की एग्जाम में निकला तो उस बच्चे में वहां भी ज्वाइन किया, कुछ अच्छा। लोगों ने टीचिंग में भी ज्वाइन किया। ओके, एक मतलब सिलेक्शंस हुए सिलेक्शन हैं? होना चालू हो गए वहां से। ओह, अभी एक बच्चा रेंज ऑफिसर में सिलेक्ट हुआ है, उसका 1 तारीख को फिजिकल है। क्या बात है। एक बच्चा फूड इंस्पेक्टर बना है। नाइस। तो लगभग एक वो दिशा वहां बस से बच्चों को मिल गई कि जिससे उन बच्चों का एक मिनिमम लेवल ऑफ प्लेस पे वो एस्टेब्लिश हो रहे हैं। राइट। साथ ही साथ ये बच्चे अपनी तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को, जी। उनके रिलेटिव्स को, जी। उनको भी हम लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं ओके। इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। उनको कोई डिफिकल्टीज अगर उनके जीवन में आ रही है जहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग उनको वो लिंकेजेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिनके पास एग्रीकल्चर बेस है, जी। अच्छा बेस है, तो एग्रीकल्चर की उन्नत तकनीकों के बारे में उनको अवगत करा रहे हैं, खासकर जैसे आज का समय ऑर्गेनिक का है, जी। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगभग हर उस वर्टिकल को जो सीन है जो वहां से दिखता है वो सिर्फ एजुकेशन दिखता है। अभी हाल ही में मुझे लगता है कि शायद अपने यहाँ आईएएस थे बी चंद्रशेखर जी, जी जो समान शेखर जी जो अभी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी मॉडल पे कुछ काम स्टार्ट किया है। हाँ उन्होंने सर, शायद अभी सेवानिवृत्ति ली है। हाँ सर ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति ली और सर जी। अभी नागपुर में सेटल हुए हैं। हाँ, और वो भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के हाँ स्टूडेंट्स मुझे के लिए कुछ कुछ एग्जामिनेशन करा के वो तैयारी करवा रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ उन्होंने, मैंने उनका कहीं भी पढ़ा है कुछ। पर मैं उनके साथ कम्युनिकेशन अभी नहीं कर पाया हूँ। जी। तो निश्चित है आज की टॉक के बाद मैं सर से बात आग्रह बिल्कुल, करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि वो भी पॉडकास्ट पे मैं उनको एक नहीं बार बिल्कुल इनवाइट करना बिल्कुल, मैं आज चाहूंगा। उनसे आग्रह करूंगा। राइट। तो ये जो चीज थी कि आपका, मैं जो व्यूअर्स को मैं अभी वापस बताना चाहूंगा कि मतलब स्टार्टिंग में मैंने जो उनको बोला था कि बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है सर का। अब बिजी स्केड्यूल का एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, मुझे जहां से इंफॉर्मेशन मिली है सर के बारे में, वो ये है कि 250 बच्चे, 250 स्टूडेंट्स डेली सर से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, और सर उनका मार्गदर्शन करते हैं। इवन उनके आंसर्स कॉपी चेक करना, व्हाट्सएप पे इमेजेस मंगाना कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है, उनका पूरा मार्गदर्शन करते हैं सुबह 7 से 9 और शाम को ऑफिस से आने के बाद 7 से 9। तो सर कैसे कर लेते हैं आप? बेसिकली ये मैं इतने सालों से जो काम कर रहा हूँ 2004 से, जी। लगभग मेरे पास अपने खुद जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जी। उनका लगभग 250 के आसपास मेरे पास बच्चे हैं जी। जो ऑलरेडी अक्रॉस वर्ल्ड में पोस्टेड हैं। मतलब उनमें मैं सर, मतलब पहला क्वेश्चन ही मेरे दिमाग में ही आ रहा था, मैंने सोचा था कि मैं इसको स्टार्टिंग में लूं या आखिरी में लूं, पर मैंने इसलिए जब ये सेशन में थोड़ा एंड करना जब चाहूंगा तो मैंने सोचा कि इस पॉइंट को इसलिए रखूंगा कि ये बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बात है सर, कि आप एक गवर्नमेंट सर्विस में हैं, एक पब्लिक सर्विस में रहते हुए आप एक सोशल सर्विस का एंगल भी है आपके अंदर, और वो आप टाइम के साथ दे रहे हैं, बिकॉज टाइम इज मनी और टाइम की बहुत कीमत होती है। अगर आप अपना पर्सनल टाइम सुबह 7 से 9 और शाम को 7 से 9 लगभग 4-5 घंटे आप डिवोट कर रहे हैं यूथ को इंस्पायर करने के लिए, तो इट्स अ बिग थिंग सर, मतलब रियली कमेंडेबल। इसमें कोशिश वही रहती है कि जो बच्चे सेशंस का हम लोग सिस्टम प्लान करते हैं जी। और बच्चों के हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं ओके। बेस्ड ऑन डिस्कशन। ये सब बच्चे सिर्फ ऑनलाइन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जी। ये सबसे पहले ऑफलाइन कनेक्ट होते हैं, ओके। इन 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है सैटरडेज या संडेज में जब भी हमारा अवकाश रहता है। जी। और मैं जहाँ भी रहता हूँ बच्चे वहाँ ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचते हैं। क्या बात है सर। उनकी नीड को हम आइडेंटिफाई करके उन बच्चों का हम ग्रुप बना लेते हैं राइट। और ग्रुप बनाकर उनको हम एक्टिविटीज असाइन करते हैं। ओके। जिनका जो ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के अलग इशूज रहते हैं, राइट। जो पीजी कर रहे हैं उनके अलग इशूज हैं, जी। जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली और जॉब के लिए जो हंट कर रहे हैं उनकी इशूज अलग है, ओके। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके इशूज अलग है, राइट। जो बच्चे नीट या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं मतलब उनके सारी issues अलग फील्ड्स हैं। आपने टच करी हुई हैं। लगभग सभी में कॉमन एक ही चीज है, राइट। मैं सिर्फ स्टडी मेथोडोलॉजी की बात करता हूँ ओके। कि हमें अल्टीमेटली सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक की हमारी दैनिक दिनचर्या क्या मोटा मोटी फ्रेमवर्क में होनी चाहिए ओके। और उसका पालन हमें स्वयं को करना है। राइट। उसमें मोटिवेशन का जो बेसिक पुट है वो भी होना चाहिए, बिल्कुल। उसमें राइटिंग हैबिट्स भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। जो हमारी बेसिक हॉबी है। जी। जैसे मुझे नाचना बहुत पसंद है, हमारे फोक डांस पे तो नाचने का अपना मजा है। बहुत बढ़िया। जी। तो जो बच्चे की जैसी जैसी एक्टिविटी है उसको उस पॉजिटिव हार्मोन्स का जो सिक्रेशन उसकी बॉडी में होता है तो सो दैट कि बच्चा एक तो कनेक्टेड रहता है। राइट, वो डोपामिन रिलीज यस होता है। दूसरा उसके जो इश्यूज चल रहे हैं जो स्टडीज के दौरान, जी। कि किसी को हो सकता है फिजिक्स का पर्टिकुलर कोई चैप्टर में इशू आ रहे हो, राइट। किसी को केमिस्ट्री के किसी चैप्टर में इशू आ रहा है, किसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ में नहीं आता है, जी। किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में नहीं आ रहा है, राइट। किसी को आईटी में समझ में नहीं आता है कि अल्टीमेटली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। जी। तो इस प्रकार के जो इश्यूज 1-to-1 आते हैं तो उन इश्यूज को वो लोग डिस्कस करते हैं और जो मेरे इकोसिस्टम में मेरे स्टूडेंट्स हैं जी। और मेरे मित्र में कहूँ जी। उन लोगों का अपना एक पॉइंट है
राइट तो मैं उन्हीं लोगों के साथ प्रभु ने मुझे जोड़ा है जो अपना समय खुद से भी स्पेयर कर पाते हैं। राइट तो मैं उनकी मेंटरशिप में भी बच्चों को हैंड ओवर करता हूँ। ओके देन आई कीप ऑन टेकिंग। और टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल ही है बिल्कुल कि सही बात। टेक्नोलॉजी में एज ए वन टाइम यू कैन सेंड योर मैसेज टू देम, बिल्कुल यू कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम देम। ब्रॉडकास्ट जो ग्रुप है। यस। और किसी को कोई इशू आता है, कोई ऐसी चीजें लगती है कि जो उसकी डिफिकल्टीज का पार्ट है, जी और जहां मुझे लगता है किसी काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, तो आई कीप ऑन कॉलिंग ऑल्सो। ओह 2 मिनट 3 मिनट सफिशिएंट। बिल्कुल और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मेरे को भगवान ने मतलब सरस्वती जी की कृपा कह लें हम, जी कि कृपा ये है कि बच्चों का ये कहना रहता है कि भैया जब हम आपको कोई बात रहे तो सिर्फ आप 1 मिनट हेलो करके, जी हाय करके, पूछ के बस रख दीजिए, जी जी तो हम वापस एनर्जाइज फील करते हैं। राइट हाँ हाँ तो ये प्रभु की कृपा ही मानूंगा कि उस अपॉर्चुनिटी का मुझे मतलब उस पावर को भगवान ने नवाजा है कि जिससे जी बच्चे सुनकर ही उनको एनर्जी फील होती है। राइट तो इस प्रकार का एक इकोसिस्टम बनाया हुआ, और सबको जो हम संवाद जो करते हैं, जी आयु में हमसे छोटे तो छोटे भाई बहन के रूप में ही हम लोग बात करते हैं। राइट। तो आगे सर, अगर मैं आगे की अब रूपरेखा की बात करता हूँ, 17 साल गवर्नमेंट सर्विस में, साथ में 19 साल पब्लिक सर्विस में, आगे अब अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या पब्लिक सर्विस में आप और जाना चाहेंगे? गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए आप कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे? इस सोशल कॉज, जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, तो कैसे आप इस सोसाइटी के लिए और मदद करना चाहेंगे? सोसाइटी में देखिए, जॉब का अपना एक इम्पोर्टेंस है। राइट जॉब की वजह से रिकॉग्निशन भी है, और जॉब की वजह से काफ़ी चीज़ें सोसाइटी के लोग भी हमसे कनेक्ट होते हैं। जी तो नेचुरली जॉब तो मैं अपनी कंटिन्यू रख के चलता ही रहूँगा। बिल्कुल और साथ ही साथ जॉब का और जनता का, जी अल्टीमेटली हम बात करें, दोनों का एक दूसरे कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन आप प्रभु कृपा देखिए कि जिस प्रोफाइल में हम लोग हैं, उस जी प्रोफाइल में जनता का अपने आप आना होता है। जी और वो जनता के लोग हमारे पास ऑफलाइन भी अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, जिनकी वास्तव में जेन्युइन इश्यूज हैं, राइट जो विभिन्न कारणों से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी किसी का विवाह जल्दी हो गया, बच्ची प्रिपरेशन यूपीएससी की करना चाहती है। तो इस प्रकार के माध्यमों से लोग मेरे से कनेक्ट भी होते हैं। और मेरा कोशिश यही रहेगी कि अभी तक इस जर्नी को हम साइमल्टेनियसली जितने विंग्स हैं विद एन ऑनेस्टी, राइट कि जो वास्तव में नीड है सोसाइटी की, उस सोसाइटी की नीड को हम कितना अच्छा ट्रीट करते हुए, Right. उस एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाते हुए, उस फ्रेमवर्क को, जैसे इंदौर नंबर 1 बनाया ना, बिल्कुल उस लॉजिक पे ही सोसाइटी में इस प्रकार के हम पौधे लगाएं जो समाज में मल्टीपल वे में मदद करते चले। बहुत बढ़िया तो लगभग अभी जितने बच्चे हमारे जॉब लगे, हम उनसे भी यही आग्रह करते हैं जी कि एज ए ग्रेटिट्यूड जी टू दी सोसाइटी, जी। एज ए टू दी इंस्टीट्यूशन, कि वो मस्ती से जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है, हाँ। उसके मिनिमम एक बच्चे को भी मदद करते चले। बिल्कुल, वो एक चेन रिएक्शन हो जाती है। यस, अगर वो मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हैंड ओवर कर दें बहुत बढ़िया कि अच्छा भैया ये बच्चा है, इसको आपको मदद चाहिए। राइट तो इस तरीके की चेन पे हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जी और मुझे तो प्रभु ने इतने अच्छे लोगों से जोड़ा है, मैं आपको बताऊं जी कि मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, जी सेंट्रल फाउंडेशन स्क्वायर, राइट परिवार विनायक लोहानी जी हैं, परिवार के नाम से बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट खातेगांव में रन करते हैं, ओह जहाँ पर 600 ट्राइबल बच्चे, रहना खाना पढ़ना फ्री है। ओह उसी के पास में वहाँ पर संत सिंगाजी इंस्टीट्यूट है, ओके दुबे जी का। जी तो वो भी बच्चों के लिए एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं खातेगांव में। ओके तो 400 बच्चियों को निःशुल्क एजुकेशन देते हैं विद द जॉब एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप भी। नाइस तो ऐसे लोगों से भी सोसाइटी अपने आप उसी इकोसिस्टम में कनेक्ट करती है। राइट और ये सब चीजें ये शो करती है कि आपको हमेशा फंड्स की जरूरत नहीं है। राइट बिल्कुल आपका विजन, आपका विजन क्लियर हो, आप जब फील्ड पे जाते हैं तो आपको देखना है कि वास्तविक नीड क्या है उसकी, उसको क्या आप एड्रेस कर सकते हो। तो वो एक कॉम्बिनेशन है। बहुत तो मुझे तो लगता है कि प्रभु ने ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सामाजिक रूप से और बहुत सहज रूप में बनाया हुआ है। और नीड तो सोसाइटी में ऐसा है कि सभी धर्मों, सभी वर्गों में मानव की आवश्यकताएं तो एक समान ही है। सर एक बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक ऑरा आप लेके चलते हैं, और आपकी एनर्जी से मैं भी एनर्जाइज्ड हो गया और मतलब मैं तो अपने व्यूअर्स को भी यही बोलूंगा कि ये छोटा सा, मतलब 1%, 5%, 10% भी आप अपने टाइम अगर आप डिवोट कर पाए आप सोशल कॉज के लिए, तो इट कैन डू वंडर्स। सर्टेनली सर कुछ क्वेश्चंस जो जब जैसे पता चला कि आप आ रहे हैं शो पे, तो उन्होंने बोला कि 3-4 क्वेश्चन सर के साथ हैं, और कुछ 2-2, 3-3 लाइन में अगर आप वो डिस्क्राइब कर पाए कि कैसे हम आगे हम व्यूअर्स की मदद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाउ डू यू मेंटेन इट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस? सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर हम बात करें, जी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम हमारे लिए खुद के लिए क्या कर रहे हैं। ओके कॉन्फिडेंस सिंगल डे में नहीं आता है। राइट उसके लिए हम हमारी जो खुद की भी डेली लाइफ साइकिल है, उसमें भी सब कंटेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रू। अगर आप मैरिड लाइफ में है तो उसका कॉम्बिनेशन आपको रिक्वायर्ड है परिवार का, बच्चे तो बच्चों का रिक्वायरमेंट उनकी टाइम का, जी। और साथ ही साथ अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें जी। तो स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि जिस कोर्स में वो पढ़ाई करने आए हैं उसका सिलेबस क्या है, उनकी बुक्स कौन सी उनको पढ़नी है, और पढ़ते समय हमारी पढ़ाई को हम कैसे एंटरटेनिंग बना के चलें। राइट। जैसे लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग फील करते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, लो मंस ये मान के चलिए कि जो हमारे पास, और सबसे पढ़ाई की सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, जी। आपको लैंग्वेज में ही मिलेगी। ओके। वर्ड्स हिंदी होंगे, इंग्लिश होंगे, संस्कृत होंगे, उर्दू होंगे, सब इसी वर्ड्स में। बिल्कुल। और जो पढ़ाई की जो मैक्सिमम चीजें हैं वो आज की तारीख में दो ही लैंग्वेज में चल रही है, हिंदी और इंग्लिश। बस बिल्कुल। मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि भैया जो पढ़ने का तुमको दिया हुआ मटेरियल है कम से कम उसको 2 बार रीडिंग तो कर लो एज पर सिलेबस। राइट, सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। और जब बच्चे ने 2 बार नॉर्मल रीडिंग कर ली जी। तो अपने आप उसका कॉन्फिडेंस आया। जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात करें, Right. जब वो क्लास में जाएगा, फैकल्टी अगर कोई क्वेश्चन करती है तो ही इज एबल टू आंसर हिम जी। हर Right. उनकी फैकल्टी को। बिल्कुल। वैसे ये पहली स्टेप है किसी भी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। तो उसी स्टेप को मैं मोटिवेट बेसिकली इसी लाइन पे बच्चों को करता हूँ कि फाउंडेशन ही स्ट्रांग करें। फाउंडेशन अपने आप स्ट्रांग करो। बिल्कुल। आज तक भले हमने नहीं पढ़ा पर आज से पढ़ना चालू कर दो। राइट। जब समय आपका अनुकूल हो गया तब चालू कर दीजिए। बहुत बढ़िया सर। सेकंड है, हाउ हैज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्ड यू इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। एक इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं इसलिए बात करना चाह रहा था, एक इमोशंस होते हैं और एक आपका इंटेलिजेंस है। इमोशंस इतने भी ना हो कि इंटेलिजेंस को ओवर पावर कर दें। Correct. तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। Yes. तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प किया सर आपको ये करियर में आपके और पर्सनल लाइफ में? जैसा कि मैंने आपको पहले ही टॉक से बताया कि जिस तरीके से मैंने अपना करियर इन द ईयर 2000 से स्टार्ट किया, जी। तो लगभग हर वर्टिकल पे मैं काम कर चुका हूँ। राइट। लगभग हर वर्टिकल, रूरल बैकग्राउंड की बात कर लें, अर्बन की हम बात कर लें, पढ़ाई के लेवल की बात कर लें, पढ़ाई की अपने जीवन की डिफिकल्टीज की हम बात कर लें। राइट। अल्टीमेटली जब समस्या होती है तभी व्यक्ति वहां तक पहुंचता है इन एनी प्लेस ऑफ द लाइफ। राइट। मंदिर में भी आप देखेंगे, एक वो होगा व्यक्ति जो रेगुलर जाता है और एक वो होता है जब उसको जो भी उनके कुंडली के योग गड़बड़ हुए तब वो पहुंचता है। तो वैसे ही चीजें हैं कि जब हमारे पास लोग किसी भी रूप में आता है जी। तो हम उसको यही सबसे पहले अनुभूति करते हैं कि अल्टीमेटली इसकी वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। राइट। क्या ये जेन्युइनली हमें सही बोल रहा है या हमें मिसलीड कर रहा है। तो इस प्रकार का भी कॉम्बिनेशन रहता है। उस कॉम्बिनेशन में जब जनता से या स्टूडेंट से हम बात कर ले, जिनसे भी हम इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या पता क्यों, क्योंकि हम पढ़ते भी स्वयं भी रहते हैं। मैंने लगभग डेली में 6 लाइन डेली पढ़ता हूँ। अच्छा। और 2 लाइन में डेली लिखता हूँ। मिनिमम का मेरा एक पैरामीटर मैंने तय किया हुआ है। तो 6 लाइन डेली पढ़ते हैं मतलब रीडिंग, बुक की रीडिंग? ओके ओके। और 2 लाइन खुद से जो आपके थॉट्स हैं? नहीं, जो बुक में मैंने पढ़ा उन्हीं चीजों को लिखता हूँ। अच्छा, जस्ट बना के कुछ आप? वो सिर्फ इसलिए लिखता हूँ कि कम से कम हमारी एक हैबिट का फॉर्मेशन बना रहे। राइट। ये मिनिमम है। मैक्सिमम आई कैन रीच टू 20 पेजेस, 40 पेजेस। बहुत अच्छी चीज है, सीखने लायक चीज है। जो ये कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की, जो आपने बात की थी, जी। ये सब चीजें आपकी बॉडी में राइट। हर प्रकार के हार्मोन्स का एक बैलेंसिंग डेवलप करते हैं। राइट। तो जब पब्लिक का कोई व्यक्ति आता है, जाता है, राइट। तो हम उसके, अब जैसे हम लोग जन सुनवाई में बैठते हैं जी। तो जन सुनवाई में आदमी जैसे पहुंचता है, मैं सबसे पहले उसके प्रश्न से उसी से पूछता हूँ। ओके। हमारी कैटेगरी डिफाइंड है जन सुनवाई में, किस किस प्रकार की समस्याएं आएगी। और फॉर्चुनेटली मेरी भाषा पे कमांड बहुत अच्छी है। ओके। मैं लोकल भाषा मालवी अच्छी बोल पाता हूँ। ओके। मैं बुंदेलखंडी भाषा बहुत अच्छी बोलता हूँ। जी। मैं अलीराजपुर जिस एरिया को बिलोंग करता हूँ वहाँ की लोकल भाषा में बहुत अच्छी बोलता हूँ। हिंदी और इंग्लिश भी उसके साथ में कॉम्बिनेशन में रख लेता हूँ। राइट। तो जब लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं तो समस्याओं के अलग अलग लेवल है। राइट। एक घर से परेशानी की समस्या है कि पारिवारिक विषय चल रहे हैं, पारिवारिक इन द सेंस एक दूसरे के परिवार में, एक खुद के परिवार में, और तीसरा कुछ ऐसी चीजें कि जो वास्तविक रूप से व्यक्ति की नीड ऐसी है कि जिसको वो अपने सोर्सेस से फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ओके। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन जब हमसे डिस्कशन करते हैं तब हो जाता है। देन डिस्कशन प्राइमरी होता है। सेकेंडरी जब हमें मुझे लगता है कि इसकी वास्तव में कोई आवश्यकता है, जैसे कोई बीमारी गंभीर है, परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तो हम उसको वैलिडेट कराते हैं उसके घर से। ओके। मतलब आप तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा सॉल्यूशन है। देन एंड देयर आप किसी चीज को निर्णय नहीं कर सकते। Right. क्योंकि ऐसे भी बहुत बार पक्षकार देखे हैं कि जो अंदर तो आते हैं बड़े ही उस नाटकीय रूप में और बाहर जाके उनका हंसने का क्रम, मुस्कुराने का क्रम, इस प्रकार की परिस्थितियां बड़ी एकाध रेयरली रहती है, आ जाती हैं। बट फिर भी समझ में ये आ जाता है कि व्यक्ति जब हमारे पास इंटरेक्ट करता है, पहुंचता है, तो असेस कर आता है कि इसके कुछ इश्यूज है एंड दैट इश्यूज हैज टू बी रिड्रेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल। सर थर्ड क्वेश्चन है आपसे कि हाउ डू यू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस? क्योंकि सब लोग ये पूछना चाह रहे थे, मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं वो बोलते थे कि सर पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस कैसे दोनों चीजें मैनेज कर लेते हैं? बेसिकली कॉम्बिनेशन है।
क्योंकि रूरल बैकग्राउंड हमारा बैकग्राउंड है ही, और हम लोगों को ट्रैवल करके कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। राइट। 250 बच्चों की हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो डेली रिक्वायर्ड नहीं रहता है, जी। वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड रहता है कि जब किसी को आवश्यकता रहती है तो मुझे वो मैसेज कर लेते हैं, तो मैसेज हमारी टीम कंपाइल करके उसकी हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। Right. तो जब ट्रैवल एक स्थान से दूसरी जगह कर रहे हैं तो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, और जब लगता है कॉमन ग्रुप है तो जूम मीटिंग या व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, बिल्कुल। उसी में 10 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। Right. तो लगभग बच्चों को हमें हर सब्जेक्ट को सब चीज़ें नहीं पढ़ानी होती है, Right. सिर्फ उसको ये बेसिकली हमें इंडिकेशन देने होते हैं, जैसे गूगल भी हमें लोकेशन देता है ना, जी जी। वैसे हमें लोकेशन उसको बतानी होती है कि लैंडमार्क्स ये हैं, फर्स्ट में इसको अचीव करो, सेकंड में उसको अचीव करो, थर्ड में उसको करो, फोर्थ में उसको करो, तो फाइनली यू विल रीच डेस्टिनेशन। पोटेंशियल यूटिलाइज करते हैं आप, बिल्कुल टाइम का जो है Yes. बोलते हैं ना, पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप लीडरशिप को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, और आप क्या एडवाइस करेंगे यंग जनरेशन को, जो यंग लीडर्स हैं, एस्पायरिंग लीडर्स हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? और लीडरशिप में सबसे पहली बात तो ये है कि हम अल्टीमेटली कर किस बात की लीडरशिप रहे हैं, ओके। हम किस प्रोफाइल में हैं, उस प्रोफाइल से हम क्या सोसाइटी को देना चाहेंगे। अल्टीमेटली कोई भी लीडरशिप, कोई सी भी चीज़ हो, किसी न किसी व्यक्ति को पर्पस सॉल्व करती है। राइट। जिस प्रोफाइल में आज हमें, जिस लीडरशिप स्किल्स की हम बात करें, इस प्रोफाइल में है या रूरल डेवलपमेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, इन सब चीज़ों में काम मुझे करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास एज ए गवर्नमेंट, एज ए वर्च्यू ऑफ पोस्ट मेरे पास पहुंची है। राइट। तो उस चीज़ में जब तक मैं अपने किरदार को उस जगह पर नहीं रखूंगा, उस सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम्स के हिसाब से, तब तक हम उसको सॉल्यूशन नहीं दे सकते। Right. तो सबसे पहले हमें एज ए एस्पिरेशन भी ये समझना चाहिए एस्पिरेंट, कि हमें किन चीज़ों को करना है और करना कैसे, और समाधान सब उपलब्ध है। ओके। समाधान कोई भी दुनिया के किसी बाजार में उपलब्ध नहीं है, समाधान सब हमारे इन हाउस ही उपलब्ध है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं मम्मी और पापा का मानता हूँ। ओके। वो जिस प्रकार से घर में मेहमान अचानक से बढ़ जाते हैं तो किस तरीके से खाने का मैनेजमेंट होम करते हैं, मैनेजमेंट तो सर मतलब आप वो समझिए, वही सबसे बड़ी लीडरशिप स्किल है माता से सीखने जी की। जी जी बिल्कुल। तो वैसे ही लीडरशिप स्किल में मैं सबसे ही आग्रह ये करता हूँ कि जिस पर्पस के लिए, हमारा पर्पस बड़ा नोबल होना चाहिए, कि जिस पर्पस से हम वास्तविक रूप से हमारे को जो जीवन का मिलना है वो तो मिल चुका, राइट। बट अगर हमसे कोई व्यक्ति जुड़ रहा है तो हमारे परिवार के समय के अलावा हम कितना समय किसके लिए स्पेयर कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं पड़ती है। जैसे केयर की बात होती है, जैसे कोविड का बड़ा कठिनतम समय निकला, उस कठिनतम समय में डॉक्टर्स का ये ओपिनियन था कि जहां पेशेंट सबसे ज्यादा सर्वाइव किए वो सिर्फ रहे हैं ह्यूमन केयर से, परिवार के केयर से। ओके। जितनी अच्छी आप उसको केयर रखोगे कि तुम ध्यान रखो, हम आपका साथ देंगे, आपके साथ है, आप परेशान मत हो। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो केयरिंग वर्ड्स हैं, जो हमारे पास सनातन कालों से एक इमोशनल सपोर्ट की बात करें, इमोशनल कोशेंट की बात करें, तो वो बहुत सपोर्ट उसी की वजह से आदमी आपको फॉलो करता है, राइट, और आपकी चीजों को पालन करके आपके सिर्फ उसको पथ चिन्हों पर चलना है, उसको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। मैं बच्चों को यही कहता हूँ, मैंने कहा बेटा मिनिमम चीजें जो मैं कह रहा हूँ वो पालन कर बस लो, वो कर लो और मैक्सिमम आप अपने जीवन के लिए आप स्वतंत्र है, पर उससे कम परमिसेबल नहीं है, और ये करना आपको स्वयं है, राइट। करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो वही बात है कि अल्टीमेटली लीडरशिप में सबसे पहले हमें अपने आप को ये समझने की आवश्यकता है कि हमें क्या डिलीवरी देनी है, राइट, और कैसे देनी है, और हमारा भाव क्या है। अपने आप लोग आपको फॉलो करेंगे, और आपके व्यवहार से, आपका व्यवहार भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। राइट। आपसे बड़े हैं तो आप बड़ों को सम्मान के साथ रखिए, जी, छोटे तो वो स्नेह रखिए। जी, हम आयु है तो आपको सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो ये वर्ड्स का भी अपना एक बड़ा ही रोल अलग खेल है, बिल्कुल सर। और तो ये लीडरशिप क्वालिटी, ये जो 4 क्वेश्चंस थे, ये मेरे भी क्वेश्चंस थे, पर ये जो व्यूअर्स हैं, यंग माइंड्स हैं, उनने ये सोचा कि सर से हमें क्वेश्चन जरूर पूछने, तो आपके माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने चाहा कि वो आंसर्स को मैं डिलीवर कर पाऊँ। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ये एक्चुअल में जो इंटेलेक्चुअल इंडियंस है उसका नाम आपने एक्चुअली साकार कर दिया। मतलब मैं बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ सर आपसे बात करके, कि आपने जो लाइफ की ट्रिक्स बताई हैं, और जो व्यूअर्स हैं, जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, उन सबको भी इस चीज़ पे बहुत बात करके और सुन के अच्छा लगा होगा। इंटेलेक्चुअल इंडियंस की तरफ से छोटी सी मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। ये इसके अंदर सर एक कलम है। तो आप एक शिक्षाविद हैं, और इतनी चीज़ें आपने जो बताई कि आप 2 लाइन लिखते हैं, 6 लाइन पढ़ते हैं, तो ये चीज़ हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट आप स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड आपका टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।